अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। मैच इस वक्त दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। ऑपोजिशन जमातें अपनी अपनी बारियां ले चुकी हैं और इन दोनों बड़ी जमातों ने पूरे ओवर्स खेले। अगरचे कप्तान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, यॉर्कर्स भी कराए, बाउंसर्स भी कराए, लेकिन ये दोनों जमातें डटी रहीं और अपना अपना टाइम पूरा किया। फिर बारी आई कप्तान की बारी आई और अभी अब ये कह सकते हैं कि 20 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। यानी आज ही के रोज़ 25 जुलाई को मैंडेट दिया था पीटीआई को आवाम ने। तो एक तरह से देखा जाए 2 साल अगर इस वाक़े को पूरे हो गए तो इस लिहाज से 20 ओवर्स का गेम तकरीबन हो चुका है और 30 ओवर्स की खेल अभी बाकी है। लेकिन अगर अभी तक की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैच में खासी मुश्किलात हैं कप्तान की टीम को। हम देख सकते हैं कि अब ऑपोजिशन काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही है और ना सिर्फ ये कि कप्तान की ओवरऑल बारी पर ही सवालात उठाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि शायद कप्तान ने अंपायर को मिलाकर बारी हासिल की और इसके साथ साथ जो उनकी उसके बाद भी परफॉर्मेंस है वो भी सवालिया निशान बनी हुई है। 20 ओवर्स में अभी तक कोई खातिर खा हमें कामयाबी नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगले 30 ओवर्स में क्या मैच का पासा पलट जाएगा या नहीं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आज सबसे पहले व्यू पॉइंट में इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे कि 2 साल में क्या खोया क्या पाया, ये तो एक जायज़ा होगा ही, लेकिन ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो कप्तान की बारी के ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं वो कैसे ख़त्म होंगे और आइंदा अगले ओवर्स के लिए कप्तान की हिकमत अमली क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, इस बारे में भी जायज़ा लेंगे। पहले इस समय इस बात करेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे तो चेयरमैन नैब की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में जो कारकर्दगी से मुतालिक जवाब जमा कराया गया है उसका भी जायज़ा लेंगे, वो कितना जस्टिफाइड है और कुछ नए केसेस भी बनाने की बात हो रही है, चाहे वो बड़ी बड़ी शख्सियात के हवाले से हों जैसे कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चौधरी बिरादरान पर भी रेफरेंसेस दायर करने की बात हो रही है। इससे हुकूमत को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, खुद नैब की कारकर्दगी और क्रेडिबिलिटी क्या होगी, इसके हवाले से भी बात होगी। और सबसे आखिर में प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे कि सोशल मीडिया और ख़ासतौर पर यूट्यूब पर पाबंदी लगने की बातें फिर से हो रही हैं, कुछ इंदिया दिया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। इमरान साहब, पहले तो मेरा ख्याल है बारी में अभी तक क्या किया उस पर तो बात हर रोज़ हम करते ही हैं और आज भी थोड़ी बहुत ज़रूर करेंगे, लेकिन ये जो बार बार 2 सालों में भी ये बात कप्तान का पीछा नहीं छोड़ रही कि आप आए कैसे यहाँ पर। आज भी बिलावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने यही बात की कि ये इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था, और ये भी कि आप जो हैं वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, ला के बिठा दिया गया, मुसल्लत कर दिया गया। दूसरी जानिब PMLN का भी कमोबेश ऐसा ही मौक़िफ़ सामने आता है। आपको लगता है कि वाकई ये क्वेश्चनेबल इलेक्शन था जो 25 जुलाई 2018 को हुआ और PTI इसके उससे छुटकारा नहीं पा सकती सवाल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी हुकूमत है जो बनी हो और अपोजिशन ने उस पर इस तरह के इल्ज़ामात ना लगाए हों कि जी आप मुसल्लत हो गए हैं, आप सिलेक्टेड हैं, आप फलां हैं, आप फलां। ऐसे ही होता है? नहीं, वो तो होता है। आपका क्या राय है? आपकी क्या राय है? वो ऑपोजिशन करती है, उसको करने दें। आपकी क्या राय है? जेन्युइनली वोट नहीं पड़े इमरान खान? मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान में 71 के अलावा शायद कभी कोई एक्शन इतने फेयर हुए नहीं है। बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये कहना कि 100% इलेक्शन जो हैं वो फेयर एंड फ्री हुए हैं, वो मैं तो इसको ना मुनासिब सा समझता हूँ। इस बात लेकिन इतने गलत हुए हैं कि कोई और पार्टी जीत रही थी और इनको बुला दिया। बात ये नहीं होती समीना कि क्या हम यहाँ बैठ के ना बिल्कुल एक चीज़ पे ना इस तरह से राय नहीं दे सकते कि जनाब बिल्कुल ही वो ऐसे था। लेकिन ये मैं ज़रूर यहाँ से कह सकता हूँ यहाँ पे बैठ के कि 100% शफाफ नहीं था। अब जब शफाफ नहीं था तो उसको क्या, जब ये कहा जाता है कि जी इंजीनियर्ड इलेक्शन थे तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर आप देखते हैं कि एक जमात है ये यहाँ से अगर 60 सीटें जीत रही है, ठीक है, तो ये जो 15 क्रूशल हल्के हैं वहां से भी आप इनको जितवा दें तो इनका फायदा ये होगा कि इनकी 75 सीटें हो जाएंगी। अब आप क्या समझती हैं कि उसका मतलब ये हो कि मैं ये कह दूं कि 75 सीटें धांधली से जीते? नहीं, असल में तो धांधली उन 15 सीटों पे हुई होती है, लेकिन वो सारे रिजल्ट को चेंज कर देते हैं। तो रिजल्ट को चेंज किया गया। इसलिए यहाँ इस मेरा सवाल फिर वही, मैं उसी तरफ चेंज किया गया। इस इलेक्शन में भी जो इतलात आई और जो खबरें आई वो ऐसी थी कि बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ हुआ। ठीक, अच्छा मुझे फिर एक शॉर्ट सा कमेंट दे दें, फिर मैं लाल साहब की तरफ जाती हूँ।
क्या वजह है कि फिर आपने जैसे खुद कहा कि हमेशा हम ये बात सुनते हैं क्वेश्चनेबल है जी इलेक्शन ये वो, लेकिन इससे पहले पीटीआई भी यही कह रही थी, अब ये लोग दोनों जमातें भी यही कह रही थी, लेकिन आके फिर रिफॉर्म्स फिर नहीं होती इलेक्शन के ऊपर, वो तो वहीं पे बात सवाल रहती है, अगले इलेक्शन फिर क्वेश्चनेबल होंगे। उसमें ये सूट इनको भी करता है क्या? मुझे ना सबको ऐसे सूट करता है, क्योंकि सब ने भी दोबारा बारी नहीं लेनी। अब मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती दोबारा हुकूमत में आना, या पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम के मनसब पे बैठे। ठीक, सब ये चाहते हैं, इसलिए बात जरूर करते हैं इस तरह की, बिल्कुल लूप होल को ये पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं हमारे यहाँ सियासतदान के लूप होल्स रहें, ताकि जब उनकी बारी आए तो उसको वो भी फायदा उठा सके। वेरी गुड। चलें जी, मैं हिलाली साहब से भी मौक़िफ़ लेती हूँ। हिलाली साहब, बिल्कुल अभी हम डिटेल में बात करते हैं कि इस हुकूमत के क्या कामयाबी या नाकामियाँ रही हैं 2 साल में, लेकिन थोड़ा सा इस पर मैं ज़रूर आपका कॉमेंट लेना चाहूँगी। आप नहीं समझते हैं कि क्या इमरान खान को लोगों ने वोट नहीं डाले? क्या लोग पिछली हुकूमतों से बेजार नहीं थे? क्या ये कहा जाए टोटली कि जी वो सिलेक्टेड थे और सिर्फ उनको लाया गया है, ऐसा हम कह दें कि बिल्कुल रिग्ड इलेक्शन थे? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये आदमी, इसकी बारी आ गई है थी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जिस किस्म के हमारे हुक्मरान रहे हैं नवाज शरीफ और उसके बाद जरदारी साहब, क्या आप समझते हैं इन कंपेयर टू देम ये आदमी का क्या करिश्मा है, क्या ईमानदारी है, क्या इसके सिंसेरिटी है? माने कि एक हीरो है भाई, हर लिहाज से उनसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो फिर क्यों वो हार जाता? मुझे बताएं। और अगर वो फिर भी क्या कहते हैं कुछ सीटों में टॉसअप था, तो अगर वो सीट्स इसके तरफ चले गए तो व्हाई इज इट सो अनफेयर? देखिए, हम सब जानते हैं, जैसे इमरान ने अभी कहा है कि हर इलेक्शंस में ऐसा होता है, एन एलिमेंट होता है ऑफ धांधली, हर इलेक्शन में होता है। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के इलेक्शंस में नहीं हुआ? 97 इलेक्शंस तो थोड़ा ठग धांधली था, एब्सोल्युटली। उसको निकालना जिस तरीके से बीबी को निकाला और इलेक्शंस किया, दैट इटसेल्फ वाज डिसग्रेसफुल। और 90 में फिर उनको आप जानते हैं वो क्या हुआ था, वो जो फॉरेस्ट में क्या कहते हैं जिधर उनको छांगा मांगा की सियासत, छांगा मांगा की सियासत। हाँ, क्या आप समझते हैं कि बीबी पॉपुलर नहीं थी? आप समझते हैं कि मगर फिर भी उन्होंने एक पॉपुलर औरत को हराने के लिए किस किस्म के नतीजे क्या किया हम सबको पता है। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस। इस पे कहे कि अगर हुआ है तो इट्स बैलेंस। ठीक, और हर कोई करता रहा है, ऐसा नहीं है कि आप ये कह लें कि जी जब हम इलेक्शंस में आते रहे हैं तो वो इलेक्शन ठीक होते रहे, लेकिन अब कोई वो दूसरा आ गया तो वो रिग्ड इलेक्शन थे। तो ठीक है जी, अगर आप इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए एलिमिनेट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि फिर आप अपने पूरा जो सिस्टम है इलेक्शन का उसको बेहतर करें। अब थोड़ा सा आ जाते हैं आगे, थोड़ी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के हवाले से। हिलाली साहब, आपसे ही मैं पहले स्टार्ट कर लेती हूँ। आपको क्या लग रहा है हिलाली साहब, क्या बिल्कुल फ्लॉप रही 2 साल, यानी 20 ओवर्स की अगर मैं गेंद की बात कर रही हूँ, 2 साल बिल्कुल फ्लॉप रही है गवर्नमेंट? सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको क्या नजर आ रहा है जो आवाम को टच किया? क्या आपको लगता है, क्या इसका परसेप्शन ज्यादा खराब है या वाकई इतनी खराब है? आपके सवाल का जवाब मैं समझ गया, आपका सवाल क्या है। मैं आपका सवाल का जवाब इस तरीके से देना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो पब्लिक था वो जानते थे कि एक ईमानदार आदमी है और है ईमानदार। वो जानते थे एक सिंसियर आदमी है सिंसियर, करिश्मेटिक आदमी है करिश्मेटिक। मगर जिस तरीके से उसने एम्फसाइज किया करप्शन के मामले पे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जब वो आएगा और जब वो ओहदे पे बैठेगा और कमांड करेगा तो ये करप्ट लोग जो हैं इनको पकड़ेगा, इनको जेल में डालेगा, इनके पैसे निकालेगा। उनको ये नहीं पूरा पता था कि कितना मुश्किल है ये काम करना पाकिस्तान में। इमरान खान को भी नहीं पता था कि कितना मुश्किल है ये काम करना पाकिस्तान में। इसलिए ही इज नॉट ए डिक्टेटर। ये एक अदालत होती है और अदालतों के 101 प्रैक्टिसेस होते हैं और अदालतों के एक हिस्ट्री होती है, और वो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मगर वी ऑल नो। कहने की बात सिर्फ ये है, तो कहने की बात सिर्फ ये है कि इनकी डिसअपॉइंटमेंट एविडेंट है, मगर इनका भी थोड़ा सा कसूर है। किसका? इमरान खान का। इनका कसूर यह है कि आफ्टर बिल्डिंग अप एक्सपेक्टेशंस लाइक दैट, इनके पॉलिसीज जो हैं, जब एक किस्म की स्कैंडल हुआ या कन्फ्रंटेड विद करप्शन, उन्होंने उस किस्म का एक्शन नहीं लिया जो उनको लेना था।
मिसाल के तौर पे ये शुगर स्कैंडल का 150 बिलियन चोरी हुई है भाई, और सबको पता है हुई है, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और एक आदमी जो है निकल गया है। बिग ब्लो, हमारे को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपका सिक्योरिटी मिनिस्टर कभी हुआ है किस मुल्क में, आपको जल्दी से मुझे बताएं, कोई मुल्क में एक सिक्योरिटी आदमी खड़ा होके कहा है फूड सिक्योरिटी के 6 मिलियन टन गंदम मेरे चोरी हो गए? कभी सुना है? 6 मिलियन टन, और मुझे पता नहीं वो किधर है। और आज तक हम उसके बारे में बस वो बेचारा फखर इमाम के हम सुनते रहते हैं, मगर अब कुछ नहीं पता किधर गए हैं वो भाई। सही। अच्छा, बैंक रेट इंटरेस्ट जब इंक्रीज किया गया है, आपको पता है कितना फायदा हुआ बैंकर्स को? जी। कितने पैसे मिले? 2000 अरब पैसे, 2000 अरब रुपया का फायदा हुआ है जब बैंक रेट शुभ करके उतना ऊंचा गया है। और कितना फायदा हुआ ऑयल लॉबी को जब आपने देर की तेल इंपोर्ट करने के लिए, एलएनजी के लिए? ह्यूज, 25-30 अरब रुपया। इलाल साहब, ये बेसिकली नंबर ऑफ एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, जिसमें जो नजर आ रहा है वो यही है कि थोड़ी इनकी तरफ से गवर्नेंस में भी प्रॉब्लम रही है, और थोड़ी इनको शायद हैंडलिंग भी उस तरह से नहीं रही है। तो आप की तरफ मैं एक दोबारा सेकंड राउंड लेती हूँ, जिस पे मजीद भी हम बात करते हैं, और ज़ाहिर है उसमें इकॉनमी पे भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन इमरान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। इलाल साहब जो बात कर रहे थे, उनके अपनी भी बात में उसका जवाब था, जैसे उन्होंने कहा कि क्या हुआ है करप्शन या ये शुगर स्कैंडल ये वो, तो वो तो खुद भी अभी उन्होंने बात की कि जाहिर है आपको प्रोसेस के थ्रू करना है, अब इदारों को रेफर कर दिया, देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। लेकिन इमरान साहब, आपको ओवरऑल क्या लग रहा है कि गेम 20 ओवर्स में ही हाथ से निकल गई है या अभी कुछ बाकी है मामला? मुझे ना ये बात जब मैं करता हूँ ना, तो मुझे हबीब जालिब का एक शेर याद आ जाता है। अच्छा। हबीब जालिब कहते हैं कि सिर्फ मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं। अच्छा। इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। अच्छा। तो इमरान खान साहब जो है ना, जो अभी लाली साहब कह रहे थे ना कि शायद उनको भी अंदाजा नहीं था, उनको था अंदाजा, उन्हें बिल्कुल पता था कि यहाँ पाकिस्तान में ये सारा कुछ करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्हें एक परसेप्शन बिल्ड किया था। उनका एक ये मकसद था कि मैं दूसरे लोगों को इतना करप्ट साबित कर दूं, शोर मचा दूं, इतनी जोर से बोलूं कि लोग उन्हें वाकई करप्ट समझना शुरू कर दें, समझने। उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि अभी हिलाली साहब जो इस बुढ़ापे में भी लाइन में लग के 2-2.5 घंटे इंतजार करके उनको वोट दे के आए, आज वो भी उनकी नाअहली की एक दास्तान बयान कर रहे थे। 6 माह नहीं थे हुए अभी पीटीआई की हुकूमत को जब दवाइयों का स्कैंडल आ गया था, आपको याद होगा। मुझे आज बता दें आमिर कियानी को आज तक इन 2 सालों में क्या सजा हुई, बल्कि आपने तो उसे पार्टी में बड़ा अहम ओहदा भी दे दिया। उसके बाद स्कैंडल्स की एक नई फहरिस्त आ गई। हुआ ये कि जो इन्होंने एक किया था ना मामला के दूसरी जमातों के बारे में एक परसेप्शन बनाया था। मैं नहीं कहता कि इमरान खान कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ये परसेप्शन जरूर बन गया कि इनसे किसी चीज में डिलीवर कोई चीज हो नहीं रही। एक परसेप्शन अब बन गया लोगों के ज़हन में, लोगों के दिलों में कि ये नाकाम हो गए हैं, ये हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही। और परसेप्शन के बारे में कहा जाता है परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें ना, लोग अब पूछते हैं कि जी 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, 50 लाख घर कहाँ हैं, आपने जो लूटा हुआ पैसा लेना था, नहीं लूटा हुआ पैसा, जो चोरों को 5 अरब रुपए की करप्शन थी रोजाना की, वो कैसे रुकी क्यों नहीं? अब लोग ये सवाल करते हैं इनसे कि आपने तो इन सब को जेलों में डालना था, कोई बाहर चला गया, कोई जमानत पे चला गया, आपने जेल में किसी को नहीं डाला। आपने पाकिस्तान स्टील मिल को, आपने पीआईए को, आपने रेलवे को बेहतर करना था। क्या हुआ उनका मामला? आपने उनको तो बेहतर क्या करना था, मजीद खराब कर दिया। तो आपको लगता है कि बड़ा बुरी परफॉर्मेंस रही है, कम से कम परसेप्शन ये बिल्ड हो चुकी है। मैं जरा हिलाली साहब की तरफ जाती हूँ। हिलाली साहब, आप दोनों के लिए थोड़ी सी चीजें, हिलाली साहब मैं एक क्वेश्चन पुट कर लूँ प्लीज? ये देखें ना, परसेप्शन की मिसालें भी मैंने आपकी मिसालों से एग्री करते हुए, लेकिन बहुत सारी चीजें लाल साहब बेहतर भी तो हुई है ना। आप खुद बात करते हैं कि खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान में बेहतरी आई है, पाकिस्तान की अगर मैं बहुत सारी चीज़ों में देखूं तो इंडेक्स में इंप्रूवमेंट आ रही है, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो आपकी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात हो। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल भी कि जो करप्शन का उस तरह के मेगा स्कैंडल्स वो चीज़ सामने नहीं आई, एक मिसमैनेजमेंट ज़रूर हुई, शुगर स्कैंडल ये वो, तो अच्छी चीज़ें भी तो हुई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि परसेप्शन ऐसी है फिर भी कि बुरी चीज़ें ही जैसे सब हुई हैं। इसकी क्या वजह है?
नहीं, आई थिंक ये आपका पॉइंट बड़ा अच्छा है और मुनासिब है, और ये यू शुड मेक दिस पॉइंट एंड यू हैव वेल डन। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर हुई है, ह्यूज इम्प्रूवमेंट। मेरे ख्याल में जिस तरीके से हम कश्मीर कोस को उठाया है और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कश्मीरी भी उसमें खुश हैं। और मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अब पीछे नहीं, माने चुप ना रहें, आगे बढ़ें। मिसाल के तौर पे जो इस वक्त बच्चों को मार रहे हैं कश्मीर में, जो हरकतें कर रहे हैं बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बोलें आप, ना सिर्फ आप बोलें, आप वो फोन उठाएं जो मैं समझता हूं आप हर वक्त उठा के लोगों से बात करते हैं, वेरी गुड, उठा के उसको कहें ये बात हुई है, ये हुआ है, ये हुआ है। तो माने कि कंटिन्यू विद दैट, डोंट बी डिस्करेज, वो बड़ी अच्छी बात है। मगर अफसोस से साथ साथ कहना पड़ता है कि फॉरेन पॉलिसी पे कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता है इस मुल्क में। डोमेस्टिक पॉलिसी है विच कॉल्स द शॉट। आप कह रही हैं कुछ चीजें अच्छा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मैंने आज बात की है, वो क्या कहा मुझे, मैं आपको कन्वे करता हूं ऑलमोस्ट इन हिज ओन वर्ड्स। कहने लगा यार ये तो सिविल सर्वेंट्स तो डर गए, ये तो कोई फैसला ही नहीं करते, इनके पास जाओ तो कहते नायब पीछे लग जाएगा, ले जाओ फाइल, हम कोई फैसला नहीं करते। एफबीआर के पास जाओ, वो कहते जी हमें इस किस्म के टारगेट्स दिए हुए हैं कि आपके पीछे अगर हम नहीं लगेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा प्रमोशन क्या होगा, हमारा रोटी का क्या मसला बढ़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? माने तो दे आर हैरेसिंग पीपल। फिर वो कहने लगा मुझे कि भाई ये तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट सिंध को तो निग्लेक्ट कर गई है। और मैं कह रहा हूं ऐसा लगता है कि हम सिंध में यतीम है, वी बीन लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ द पीपीपी। इस कराची में पीपीपी को वोट नहीं मिलता है तो वो परवाह नहीं करते हैं। इधर जिन लोगों को वोट मिलता है, फेडरल गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर सकती और सिंध गवर्नमेंट कहती है जाओ भुगतो, हम क्यों तुम्हारे को तुम्हें कुछ लिफ्ट दें। दोनों तरफ से कराची वाले मर रहे हैं। भाई ये क्या हो रहा है? तो आपके कहने का मतलब ये कि इकोनॉमी एक ऐसी चीज है, इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जो लोगों को सबसे ज्यादा टच करती है। अगर इकोनॉमी बेहतर हो, बाकी चीजें खराब भी जा रही हो, तो लोग कहेंगे कि नहीं गवर्नमेंट अच्छी है। लेकिन अगर इकोनॉमी खराब होगी, इकोनॉमी, ये गवर्नेंस की मैंने आखिरी पॉइंट जो मैंने बात की है, गवर्नेंस की पॉइंट दी है। हिलाली साहब, 20 मिलियन पीपल का एक शहर है, वो तो बिल्कुल गवर्नेंस से रिलेटेड है जो कराची और फेडरल गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है। हिलाली साहब, आपने सिविल सर्वेंट्स की बात की, आपको सुन के हैरत होगी कि मैंने, याद है आपको, हमने पिछले हफ्ते ये बताया था कि जब प्राइम मिनिस्टर आए तो क्यों कमिश्नर लाहौर को हटाया गया। सूबाई दारुल हुकूमत है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। 4 अफसरों से कहा गया कि तुम कमिश्नर लाहौर बन जाओ, तुम्हें हम कमिश्नर लाहौर लगा रहे हैं, चारों ने इनकार कर दिया। कोई बंदा, कोई सरकारी अफसर इस वक्त कमिश्नर लाहौर नहीं लगना चाहता। आपको पता है इस बात का? इसलिए कि वो कहते हैं कि जनाब अगर लगेंगे तो एक जिस दबाव की वजह से पहला हटा है, हमें भी हटा दिया जाएगा। और ये छोटी चीजें हैं, ये चलती रहती हैं। चीज नहीं है समीना, ब्यूरोक्रेसी आपको नहीं लगता 2 साल बाद भी चलने के लिए तैयार नहीं हो रही? ये बात है, पॉइंट क्या है? सुने, पॉइंट ये है कि जब आपको ये नजर आ रहा हो कि अगर हम कानूनी तरीके पे चलेंगे तो हमें हटा दिया जाएगा, और अगर हम गैर कानूनी तरीके पे करके उनकी बात मान लेंगे तो कल को नैब हमें पकड़ लेगा, तो कौन सरकारी अफसर अपनी गर्दन देगा? ब्यूरोक्रेसी इनके अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रही और चलने के लिए तैयार नहीं है। कंट्रोल में आई कब थी जो अब नहीं? और ये तो एक बेमिसाल सा चीज हुआ है इमरान, ये सुनिए, आपको पता है एक बेमिसाल सा चीज हुआ है कि फजलुर रहमान का भाई को, सर ये पहली बार नहीं हुआ, प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट, सर पहली बार नहीं हुआ, प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट फ्रंट केपी का उसको लगा दिया डिप्टी कमिश्नर कराची। सर उनका मेरिट है, वो मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं। वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ जी, उनका मेरिट है। वो आपको पता है पंजाब में भी वो डीसी रह चुके हैं हुशाब के। आप क्या बात करते हैं? अच्छा, हाँ जी, चलिए ऐसी कई एग्जांपल्स हमें मिलती रहेंगी। चले जाएंगे तो ठीक है, चलें जी, मुझे ब्रेक ले लेने दें। बहुत सारी चीज़ें इस पे बहुत खुल के बात हो सकती है। ऑब्वियसली मसाइल भी हैं, और जब आप आते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लोगों की मुख्तलिफ रवैये भी समझते हैं, और उसके बाद आपका टाइम शुरू होता है कि आपने परफॉर्म कैसे करना है। तो अब वही बात है अगेन कि सवाल फिर कप्तान के लिए ही खड़ा होगा कि वो कैसे लेके चलते हैं मामलात को। इस पर मजीद भी बात होती रहेगी ज़ाहिर आने वाले दिनों में। अभी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ मजीद बात।
वेलकम बैक नाजरीन। चेयरमैन नैब ने जवाब जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट में, और जो इल्ज़ामात लगाए गए थे नैब की कारकर्दगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी जो तहरीर थे उसका भी उन्होंने बात की है। कुछ नए केसेस के हवाले से भी इंदिया दे दिया है जी, कुछ नए रेफरेंसेस बनने वाले हैं। मुराद अली शाह की भी बात की जा रही है, चीफ मिनिस्टर सिंध की, और इसके साथ साथ चौधरी बरादरान के खिलाफ भी कुछ रेफरेंसेस दायर करने की बात हो रही है। ये सब मामला किस तरफ जा रहा है, कल हमने नैब के ऊपर काफ़ी तफसीली बात की थी, लेकिन क्या ये उसका जवाब है और क्या ये जस्टिफाइड जवाब है, जानने की कोशिश करते हैं। इमरान साहब, चेयरमैन नैब ने अपनी मजबूरियों का भी जिक्र किया है कि जी जो आपने खामियां बताई हैं, ये मुकदमात में ज़्यादा आप गवाह रख देते हैं, लॉज हैं आपके, ये वो मसाइल जो भी उन्होंने सारा बताया कि जी हमारे मसाइल भी हैं, इतने केसेस हैं एक अदालत के ऊपर, इतने केसेस हैं प्रोसिक्यूटर पे, इसके बावजूद भी हम परफॉर्म करें, काम करें। आपको लगता है जस्टिफाइड है उनका जवाब जो वो अदालत में जमा करवा रहे हैं और ये सब मजबूरियों के साथ? देखें, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से अदालत उज़्मा में नैब की खिंचाई हो रही है ना, तो मुझे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह लगती है कि अब या तो नैब का महकमा ख़त्म हो जाएगा या उन्हें काम करना पड़ेगा। अच्छा। अगर वो काम नहीं करेंगे प्रोफेशनली जैसे करना चाहिए तो फिर उनका इदारा नहीं रहेगा। सही। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि एक आपके अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। मेरे नज़दीक जो नैब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि इनके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो प्रोफेशनल नहीं है। इनकी इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इनके इन्वेस्टिगेटिव अफसर हैं, वो तफ्तीशी अफसर, वो ऐसे हैं जो नैब में मुख्तलिफ महकमों से लोग आए, ठीक, कुछ डेपुटेशन पे आए, कुछ आके फिर इंडक्ट हो गए, फिर जो भी ये हुआ ना, तो उसमें फिर ये हुआ कि उनसे वो टीम उस तरह से बन नहीं सकी। या तो इसमें इस तरह से किया जाता ना तो कि प्रोफेशनल्स भर्ती किए जाते। अब जो बन गया सो बन गया, लेकिन अब आगे इन्हें आगे चाहिए कि कम से कम उसको इस तरह से लेके चलें कि जिसमें चीजें, अब ये जो नई अदालतें बनने की बात हो रही है, जो नई, इसमें आपको लगता है इससे चीजें बेहतर हो सकती हैं अब तो, क्योंकि इस पे सीरियस काम हो रहा है कि किस तरीके से अदालतों का स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से जो उसमें लॉज में तरमीम होगी, उसके हवाले से भी आपको पता है कमेटी बन गई, तो लगता है आपको कि सीरियस काम कुछ इसमें हो सकता है? मुझे बताएं, नैब की तरफ से जो मुतालबा किया गया है वो 120 जजेस और 1800 मुलाजमीन है। हुकूमत तो अपने खर्चे घटाना चाह रही है, तो इतना खर्चा कहाँ से करे, पहली बात। दूसरी बात ये, मुझे आप ये बताएं कि जब इतना खर्चा हो भी जाए तो क्या इस बात की गारंटी है कि चलो ये खर्चा करके भी आपको रिजल्ट आ जाएगा? आप ये देखिए, हुकूमत की तरफ से भी एक हुकूमती भी एक गफलत है कि अगर आप वाकई इस इदारे को सही करना चाहते हैं तो उनकी मुश्किलात दूर करें, बिल्कुल ठीक। लेकिन सिर्फ अगर आप इस तरह से रखें कि हर आने वाली हुकूमत इसको प्रेशराइज करके, इसको दबाव में ला के ये चाहे कि हम अपनी मर्जी के काम कर लें और अपने मुखालफिन को इसके जरिए से स्क्रू करवाएं, तो फिर रिजल्ट नहीं आने वाले। अली साहब, अब एक वजीर आला सिंध के खिलाफ भी बनने जा रहे हैं रेफरेंस, तो आपको क्या लग रहा है, क्या इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि ये भी एक और सियासी इंतकामी कार्रवाई है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी वैसे भी नैब को भी खूब रगड़ रही है, गवर्नमेंट को भी खूब तनकीद का निशाना बना रही है, तो उसकी वजह से उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है? देखिए, सीधी सादी बात है कि ये जस्टिस बाखर जो है, इन्होंने नैब को ख़त्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। मेरे ख्याल में कि नैब का अब कोई क्रेडिबिलिटी रहता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क का कह रहा है कितने सारे चार्जेस, वो तो क्रिमिनल चार्जेस है, ऑलमोस्ट दे आर ऑलमोस्ट क्रिमिनल चार्जेस। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बाद में अनाउंस करना कि चौधरीज के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी ट्रांसफर और एसेट्स बियॉन्ड मींस, ये पहले दिन जब नैब पैदा हुआ ना, मैं 1999 पे शायद पहला केस नैब का जो था वो चौधरीज का था। कितना साल हो गए और अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, यानी नोबडी, इट हैज नो क्रेडिबिलिटी। और अब ये सुप्रीम कोर्ट ने आके अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूं अनफॉर्चुनेटली खत्म कर दिया अभी उसका क्रेडिबिलिटी। और ये अनाउंस करना कि अब हम ये चौधरीज को पकड़ेंगे और मुराद अली शाह और सरजील मेमन को पकड़ेंगे, टू लेट। इसका मतलब ये है कि अब आप बताना चाहते हैं कि हम अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, टू लेट। और ये जो प्रेशर डाला गया है इन लोगों पे, मेरे ख्याल में ये कोई दूसरा किस्म का प्रेशर है। इसलिए कि इस केस को इतना देर छोड़ना, जब सबको पता है कि इनके खिलाफ केसेस क्या है, इनके एसेट्स किधर हैं, इनके लोग खुद किधर हैं, व्हाट इज दिस भाई?
ये तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस पूरे इदारे को, जैसे वो जज ने कहा था। तो आपको लगता है कि इसका अपने जो इनके अगेंस्ट परसेप्शन है उसी को ये ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं बेसिकली, कि जी देखा हम वाकई ऐसा ही। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फाटफ ये क्या करेंगे भाई, 120 इनको दे दें। मैं मानता हूं जज चेयरमैन साहब के, आई फील सॉरी फॉर हिम, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके पास कोर्ट्स कम है, जजेस कम है, बिल्कुल। और मैं और भी कहता हूं इनका जो एविडेंस लॉ है वो गलत है, खासतौर फोरेंसिक एविडेंस लॉ जो है बिल्कुल गलत है। मगर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक भी फाटफ क्या कहता है पाकिस्तान को, ओहो हम कहते हैं देखिए आपने कहा कि ये कानून ले आए, तो हमने ये कानून ले आए, ये देखिए हमने अभी पास किया है, वो आ गया है हमारे लॉ पे। अच्छा, उन्होंने क्या कहते हैं यार खुदा के लिए भूल जाओ तुमने क्या किया है और तुम्हारे कानून क्या है, कितने लोगों को पकड़ा है उस कानून के तहत, हाउ मेनी पीपल आर इन जेल, हाउ मेनी पीपल आर वेयर। ठीक, और मैं पूछना चाहता हूं, उनको एक और सवाल पूछना था, जेल छोड़ो, हाउ मेनी आर ऑन बेल, प्रोफेशनली ऑन बेल। ठीक, तो आपको लगता है कि ये you can't fool all the people all the time, नहीं कर सकते। ऑल राइट, ठीक। इमरान साहब, आपको लगता है चौधरी बिरादरान के खिलाफ जो ये अब कार्रवाई इनिशिएट होने जा रही है, इससे हुकूमत को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि नुकसान तो इस सेंस में भी हो सकता है कि चौधरी बिरादरान नाराज होकर कुछ और ही फैसला कर लें, और फायदा इसलिए भी हो सकता है कि जो हिलाल साहब भी बात करते हैं, लोग कहें जी देखें क्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हो रही। देखिए ये ना बड़ी ट्रिकी गेम है। अगर फायदा की आप बात करें तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि नैब की तरफ से जो चौधरियों को अब दोबारा किया जा रहा है, अब वो चौधरियों का मौकफ इस पे क्या है? चौधरी बिरादरान का मौकफ है कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। ठीक, अब उनका ये कहना है, चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात के जो करीबी लोग हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि इन्होंने हमसे वादा किया था कि चौधरी मूनिस को भी वजारत देंगे, ये हमारे इन्होंने मसाइल हल नहीं किए, हमारे वादे पूरे नहीं किए, चौधरी मूनिस को भी वजारत नहीं दी गई, इसलिए ये हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम इन अपने मुतालबात से पीछे हट जाएं और इनके इसी तरह सर झुका के इनके साथ करें। लेकिन अगर ये इस तरह के हथकंडे करेंगे तो हमको मजबूर नहीं है कि हम इनके साथ बंधे रहें। दूसरी हाँ जी, ये भी तो यही तो चीज मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट को भी तो ये चीज पता है ना कि अगर वो हिले तो फिर इनकी गवर्नमेंट भी खतरे में। नहीं, अब सुन लें गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है। गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि गवर्नमेंट को ये पता है कि चौधरी कभी भी किसी और जगह से इशारे के बगैर हमें छोड़ेंगे नहीं। वो ये समझते हैं कि चौधरी बिरादरान उस वक्त तक हमारे साथ रहेंगे जब तक हालात हमारे हक में हैं, इसलिए उन्हें ये लगता है कि अभी हालात हमारे इतने खराब नहीं हुए कि चौधरी हमें छोड़ के चले जाएं, इसलिए हम लोगों को ये दिखा दें कि ये तो क्रॉस द बोर्ड है, हमने तो अपने इत्तेहादियों को भी नहीं छोड़ा, हम उनके खिलाफ भी केसेस में वो जा रहे सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि ये सिर्फ केसेस बना कोई बड़ा कारनामा नहीं है, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना असल बात है। तो ये कोई उस वक्त ही होगा आपका परसेप्शन डेवलप जब आप कुछ करके भी दिखाएंगे, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसी पॉइंट के साथ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सोशल मीडिया को भी नकेल डालने की क्या तैयारी हो रही है, क्या ऐसा मुमकिन भी है या नहीं, और इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या कोई और ऑप्शन है? बात होगी एक ब्रेक के बाद। एक मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत-ए-उज़्मा बड़ी बरहम हुई कि जो यूट्यूब पर कंटेंट आता है उसको आखिर कौन देखने वाला है, और उन्होंने ये तक इंदिया दिया कि इसको बंद भी किया जा सकता है, बहुत से मुल्कों में बंद है। क्या वाकई इस तरफ मामला जा सकता है, जाना चाहिए? इसके हवाले से बात कर लेते हैं। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है कि होना चाहिए ऐसा? सोशल मीडिया को आप रेगुलेट करें, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। देखिए समीना, पाबंदी लगाना किसी भी मसले का हल नहीं होता, और मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत और इदारों को ये बात समझना चाहिए। पाबंदी लगाना एक डंग टपाओ पॉलिसी तो हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल हल कभी भी नहीं हो सकता। और वैसे भी आप क्या करेंगे कि इस दौर में जब आप ये देखें कि सोशल मीडिया ख़ास तौर पे यूट्यूब पे इतना ट्रैफिक है, फिर आप अगर यूट्यूब बंद कर देंगे तो क्या होगा? लोग फेसबुक पे चले जाएंगे, आप फिर फेसबुक बंद कर देंगे, फिर लोग इंस्टा पे चले जाएंगे, तो आप इंस्टा बंद कर देंगे। मैं यही कह रहा हूँ, फिर आप इंस्टा भी बंद कर देंगे, आप फिर लोग ट्विटर पे चले जाएंगे, आप किस पे पाबंदी लगाएंगे? बिल्कुल ठीक। इसलिए आप ऐसा चीज उनमें, लेकिन उसके साथ साथ उनको शुतरे बेमहार के तौर पे भी नहीं छोड़ना चाहिए कि जिसका जो दिल चाहे वो कह दे, जिसका दिल चाहे उसको गालियां निकाल दे। बिल्कुल, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंटेंट बिल्कुल मना है और रेगुलेट किया जा सकता है। हिलाल साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिस पे आपको कोई सेंसरशिप और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक है अगर किसी की रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ को वो ये करते हैं, ये करते हैं, दे वायलेट दैट, वो गलत बात है। हेट और वायलेंस स्पीच और प्रोमोट जो करते हैं वो मुल्क के ख़िलाफ़ है, और पोर्नोग्राफी जो है वो भी बिल्कुल। ये 3 चीज़ों के अलावा मेरे ख्याल में कभी नहीं रोकना चाहिए किसी को। जो वो मर्ज़ी है वो बेशक कहें, आपका फ़र्ज़, आप जवाब दे सकते हैं। यू कैन हैव अ यूट्यूब गिविंग अ रिस्पॉन्स टू दैट। और ये देखिए, ये यू आर राइट, आई मीन इमरान इज़ राइट। ये ऐसे यू कांट कंटिन्यू बैनिंग हर चीज़ को आप बैन करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? आई मीन इट मेक्स इट्स सिली एक्चुअली। आप अपने कोर इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन वही बात आती है। वैसे तो हिलाली साहब ने जिन चीजों का जिक्र किया ना, वो पहले ये तो ऑलरेडी है, इनसाइट्स में हैं, वो रिपोर्ट की जा सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाद चीजों को सिर्फ रेगुलेट कर दिया जाए ना, लोगों को बताया जाए कि लेकिन वो फवाद चौधरी साहब ये बात कहते हैं डिफेमेशन लॉज आपके यहाँ FIA में, जैसे उन्होंने भी बहुत सारी चीजें रिपोर्ट की थी, लेकिन फिर उनके अगेंस्ट कुछ होता नहीं है। जो उनका वो साइबर क्राइम विंग है भी है, वो कुछ करता नहीं है सच कोई खास कार्रवाई, तो वो फिर इसलिए लोग बिल्कुल खुले ही रहते हैं कि जी ठीक है, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर आप इजहार राय पे पाबंदी नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, वक्त खत्म हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।